दूसरी तरफ कैफिर का मूड बहुत खराब है और वह किसी से भी झगड़ने को तैयार है। जब उन्हें पता चलता है कि उनका जीनियस हैकर स्कूल के सिस्टम को हैक नहीं कर पाया और न ही कैमरे से यह पता कर पाया कि पैसे किसने चुराए, तो सबको लगने लगता है कि शायद साई इतना अच्छा हैकर नहीं है जितना वो दिखाता है और शायद बच्चों ने उससे बाजी मार ली। कोई सुझाव देता है कि स्कूल के कैमरे चेक किए जाएं, लेकिन कैफिर गुस्से में कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं, अगर पकड़े गए तो पिटाई हो जाएगी। वह यह प्लान कैंसिल कर देता है और सबको दूसरे प्लान पर काम करने को कहता है, जो अब तक एक रहस्य है। तभी कोई यूरी के बारे में पूछता है तो कैफिर गुस्से से कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? और फिर गुस्से में उन्हें सजा देने के लिए बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है। उधर यूरी बहुत ही स्वीट बनकर जे को उसके घर तक छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन जे नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था यूरी उसे कार से छोड़ेगा। जब बाइक चलती है तो उसे गिरने का डर लगता है, इसलिए वह डर कर यूरी को पकड़ लेती है और अपने हाथ उसके पेट पर रख देती है। यूरी हंसते हुए कहता है, हटा लो, गुदगुदी हो रही है। फिर वह हाथ कंधे पर रखती है, लेकिन तभी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और जे गिरकर घायल हो जाती है। यूरी को कुछ नहीं होता। वह अपना रुमाल निकालता है और उसके पैर पर बांधता है, फिर उसे सहारा देकर बाइक पर बैठाता है और खुद पैदल चलता है ताकि वह बाइक को संभाल सके। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो यूरी उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है और दिखाता है जैसे वह थक चुकी हो। जे की दादी घर लौटती हैं और ये देखती हैं। वह डांटते हुए कहती हैं, उसे नीचे रखो बेटा, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। यूरी कहता है कि वह मदद करना चाहता है। दादी उसे अंदर बैठने को कहती है। यूरी फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर खुद ही जे की चोट का इलाज करने लगता है। जे दर्द में अपनी दादी से चिपक जाती है, लेकिन यूरी का नरम स्पर्श उसे आराम देता है और जब तक इलाज खत्म होता है उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता। दादी, जो बहुत समझदार हैं, नोटिस करती हैं कि ये दोनों एक अच्छे कपल लगते हैं। वह पूछती हैं, क्या तुम उसका बॉयफ्रेंड हो? जे तुरंत मना कर देती है, लेकिन दादी कहती हैं कि ये दोनों तो कपल जैसे लगते हैं। यूरी शर्मा जाता है और उसका चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो जाता है। जे समझाती है कि वे सिर्फ क्लासमेट्स हैं, लेकिन दादी जिद करती हैं कि यूरी वहीं रुके और उनके साथ दिन बिताए। आयरिस, जिसे यूरी पसंद नहीं है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसे कान पकड़कर डांटती हैं और कहती हैं कि ठीक से रहो वरना अंजाम बुरा होगा। बाकी सब डर जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि दादी से पंगा नहीं लेना चाहिए। डिनर के वक्त दादी यूरी से उसके परिवार के बारे में पूछती हैं। जब यूरी बताता है कि उसका परिवार जापान में रहता है तो दादी खुश हो जाती हैं। वह उससे कुछ जापानी बोलने को कहती हैं ताकि अपनी स्किल दिखा सकें। वह ये जानकर खुश होती हैं कि यूरी का परिवार अमीर है। आयरिस अब भी यूरी को पसंद नहीं करता। वह जे से कहता है कि डिनर के बाद उसे बाहर निकाल दो। जे उसकी बात अनदेखी कर देती है। यूरी प्लेट से मटर निकाल लेता है क्योंकि उसे मटर बहुत पसंद है और बदले में जे उसकी प्लेट से आलू लेती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे की पसंद समझ चुके हैं। दादी यह सब चुपचाप देखती हैं और कहती हैं, जे, तुम्हें यूरी की पसंद का खाना बनाना सीखना चाहिए। तुम दोनों तो जैसे शादी करने वाले हो। मुझे लग रहा है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मित्रों, अब समस्या ये है कि यूरी के चेहरे पर चमक आ गई है और उसे लगने लगा है कि दादी सच में सब समझ रही हैं। तभी जे को कैफिर का मैसेज आता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और अपना ध्यान यूरी पर बनाए रखती है। डिनर के बाद जे यूरी को बाहर तक छोड़ने जाती है। हम देखते हैं कि उसकी कार उसे लेने आ गई है। दोनों हंसते हैं और यूरी बहुत खुश होता है जब जे उसे गुड नाइट कहती है। वह वहाँ खड़ा है जैसे उसके चारों तरफ दिल और पटाखे फूट रहे हों। जैसे ही यूरी चला जाता है, जे को कैफिर का मैसेज याद आता है। वो उसे खोलती है और पाती है कि उन्होंने प्लान बदल दिया है। अगले दिन स्कूल में जे हैरान रह जाती है जब कैफिर के ग्रुप का एक लड़का उसे क्लासरूम में जाने से रोकता है, लेकिन हमारी लड़की खाने से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और अंदर घुस जाती है। वह देखती है कि उन्होंने उस लड़की को घेर लिया है जिसके पास बैग था और उसके बॉयफ्रेंड को पीट रहे हैं ताकि वो कबूल कर ले। जे कैफिर पर चिल्लाती है और कहती है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा और अगर स्कूल को पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो जोर देती है कि ऐसे मामलों में दयालुता ज्यादा काम करती है। सच में जब वे लड़की को छोड़ते हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ दौड़ती है और अंत में कबूल करने को तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगती है डर से चुप हो जाती है। जे अपने बाल नोचने को तैयार है, लेकिन लड़के उसे पीछे रोकते हैं और कहते हैं, हर बात प्यार से नहीं सुलझती। कैफिर को जे का रवैया चुभता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि उसे पकड़ कर रखो जब तक वो खुद बॉयफ्रेंड से निपटे। और जैसा कि आप जानते हैं, कैफिर का एक मुक्का इंसान को सीधा मंगल ग्रह पहुंचा सकता है। लड़की डर के मारे कबूल कर लेती है कि साई बेगुनाह है और किसी और ने उसे फंसाने को कहा था, लेकिन वो उस इंसान का नाम बताने से डरती है। तभी रॉकी पीछे से सामने आती है और बताती है कि उसने सारी कबूलियत रिकॉर्ड कर ली है। जे हैरान रह जाती है, लेकिन रॉकी कहती है, मैं तुम्हारे लिए आई थी। तभी साई बोल पड़ता है, नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये मेरे लिए आई थी, इसे आज भी मुझसे प्यार है। और सारे लड़के ताली बजाते हैं और उसे चीयर करते हैं। वे कबूलनामे की वीडियो अपने हैकर दोस्त को दे देते हैं, जो उसे उस लड़की के अकाउंट से अपलोड कर देता है, जिससे ऐसा लगे कि उसी ने सब कुछ किया। जब उस लड़की को पता चलता है तो वह गुस्से से भर जाती है और केओ पर शक करती है, जो उसके पासवर्ड जानता है। केओ कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं तो यहीं था, मैंने कैसे किया होगा? वो असली आरोपी को खोजने स्कूल में इधर उधर भागने लगती है। इधर कैफिर बहुत शांत भाव से जे से कहता है, मैंने साई का मसला हल कर दिया, अब शुक्रिया तो बोलो। जब जे
जे मना करती है तो वो कहता है तो फिर मुझे कुछ और चाहिए, और शरारती अंदाज में उसे देखता है। जे सोचती है नो वे, मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। कैफिर हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें उस नजर से देख रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे बैग के खाने की बात कर रहा था। फिर वो उसे 3 ऑप्शन देता है, या तो 25,000 रुपए दो, या ठीक से शुक्रिया कहो, या फिर रोज मुझे खाना ला कर दो जब तक हम ग्रेजुएट नहीं होते। जे खाने की सामग्री के खर्च को कम करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे खुद के पैसे से बनाना होगा। कैफिर उसका ध्यान भटकाता है, उसका खाना चुराता है और दौड़ जाता है। जे उसे गालियां देती है। तभी उसे यूरी दिखता है जो उसके लिए खाना लेकर खड़ा है। वो दोनों अपने यूजुअल स्पॉट पर जाते हैं जहां साई और डेविड पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जे उनसे एम और एलेक्स के बारे में पूछती है। वे बताते हैं कि वो अगली रूम में हैं ताकि दूसरों को डिस्टर्ब न करें क्योंकि वो दोनों कपल हैं। जे आरएम से अपना खाना साई और डेविड से शेयर करती है। यूरी उसकी दयालुता देखकर भावुक हो जाता है और उसे एक शानदार खाना सरप्राइज में देता है जो उसने कभी नहीं खाया। जब जे को उसे खाने में तकलीफ होती है तो यूरी खुद उसे अपने हाथ से खिलाता है। जे को खाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो लड़कों को भी ट्राई करने देती है क्योंकि उसे डर है कि साई उस खाने को देख रहा होगा। फिर लड़के पूछते हैं अगर कैफिर और आयरिस में लड़ाई हो जाए तो तुम किसका साथ दोगी? जे उलझन में पड़ जाती है लेकिन यूरी उसे कहता है पहले खा लो बाद में सोचो क्योंकि तुम्हारा जवाब जरूरी है। अगले दिन जब जे स्कूल जा रही होती है तो एक नया लड़का आता है जिसकी नीली आंखें हैं और परफेक्ट इंग्लिश बोलता है। वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है क्योंकि जे भारी सामान ले जा रही होती है लेकिन जे सोचती है सिर्फ हैंडसम और इंग्लिश बोलने से मैं हाँ क्यों कहूँ। तभी यूरी अपनी शानदार कार में आता है और लिफ्ट ऑफर करता है। जे मान जाती है और रास्ते में उससे पूछती है तुम इस गली में क्यों आए? तुम तो यहाँ रहते भी नहीं। यूरी झूठ बोलता है कि वो कोई काम से जा रहा था। वो उसकी मदद करने की पेशकश करता है लेकिन जे कहती है नो वे, ये खाना उस बेवकूफ कैफिर के लिए है। तभी कैफिर आता है, बैग छीन लेता है और क्लासरूम में भाग जाता है। अब बताने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होता है। जैसे ही भूखे लड़कों को खाना मिलता है वो उस पर टूट पड़ते हैं। जे गुस्से में आ जाती है और कैफिर को गालियां देने लगती है। सारा दोष उसी पर डालती है। वह जाकर बैठ जाती है। तभी टीचर क्लास में आते हैं और घोषणा करते हैं कि स्कूल फेस्टिवल आने वाला है और सभी को उसकी तैयारी करनी होगी। जे थोड़ी उलझन में पड़ जाती है तो बाकी लोग समझाते हैं कि ये 1 हफ्ते चलने वाला उत्सव होता है जिसमें ढेर सारी एक्टिविटीज, गेम्स और यहाँ तक कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होते हैं। बिल्कुल तय है कि स्कूल की बुली हर साल ये कॉन्टेस्ट जीतती आई है। हर डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी दी जाती है और इस बार कैफिर के ग्रुप को स्कूल की सुरक्षा और सफाई का काम मिला है। इस वजह से कैफिर फेस्टिवल में भाग लेने से मना कर देता है। उसे लगता है कि यह काम उनके लिए अपमानजनक है, जैसे वो दूसरों के नौकर बन गए हों। लेकिन जे इससे सहमत नहीं होती। वह चाहती है कि कुछ नया किया जाए और वो फेस्टिवल में भाग लेना चाहती है। कैफिर विरोध करता है और दोनों में बहस हो जाती है। क्लास 2 हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग कैफिर के पक्ष में हो जाते हैं क्योंकि वो उससे डरते हैं और उसकी बात से सहमत होते हैं, जबकि बाकी लोग जे का साथ देते हैं क्योंकि उन्हें फेस्टिवल में बहुत सारा खाना और खूबसूरत लड़कियों से मिलने की संभावना लुभाती है। टीचर बीच में आते हैं और कहते हैं कि सब शांत हो जाओ, आपसी सहमति से कोई फैसला करो और ब्रेक के बाद मुझे बताओ। ब्रेक में जे साई के साथ टहलते हुए बात कर रही होती है। साई उसे अकेले लंच करने के लिए कहता है। जे को लगता है कि वो फ्लर्ट कर रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो यूरी को कॉल करती है। वो यूरी से कहती है कि थोड़ी देर में वो उसके और बाकी लोगों के साथ जुड़ जाएगी। फिर वो कैफिर का लंच बॉक्स उठाती है ताकि उसे वापस दे सके। कैफिर साफ साफ जल रहा होता है और नहीं चाहता कि वो जाए। वो जे को आदेश देता है कि वहीं बैठकर उसके साथ लंच करे। जब जे मना करती है तो वो पूरे ग्रुप को बुला लेता है और उन्हें वहीं खाना खिलाने लगता है ताकि जे को मजबूरी में रुकना पड़े। शुक्र है कि जे को यूरी के बगल में बैठने का मौका मिल जाता है। बाकी ग्रुप के लड़के भूख से उनका खाना ताकते रहते हैं लेकिन कैफिर उन्हें चेतावनी देता है, अब से खाना चुराना बैन है, सबको अपना खाना खुद लाना होगा। फिर कैफिर जे और यूरी के बीच में बैठ जाता है। सोचता है कि इससे जे का ध्यान उसी पर जाएगा लेकिन जे उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। बाकी लड़कों पर तरस खाकर जिनके पास खाना नहीं है, जे सुझाव देती है कि क्यों न सबके लिए खाना बना लिया जाए क्योंकि पास में एक किचन है। लेकिन कैफिर उस पर चिल्लाता है कि वो किचन का सामान छुए भी नहीं क्योंकि वो उनके दोस्त का है। सरप्राइज ये है कि उस किचन का मालिक एक लड़का है जिसका नाम ईमॉन है, जो स्कूल नहीं आ पाता क्योंकि वो अपने पापा के रेस्टोरेंट में काम करता है। दुर्भाग्य से उसके परिवार पर कर्ज है क्योंकि उसकी माँ सारी कमाई फालतू खर्चों में उड़ा देती है। जे को ईमॉन के लिए बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि हमें उसे देखने जाना चाहिए। कैफिर उसे चेतावनी देता है कि दूसरों की जिंदगी में दखल मत दो, लेकिन बाकी ग्रुप जिद करता है और कैफिर को भी मजबूरी में साथ जाना पड़ता है। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई ग्राहक नहीं है। ईमॉन बताता है कि वो स्कूल छोड़ने का सोच रहा है क्योंकि अगर जल्दी कर्ज नहीं चुकाया गया तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जे सुझाव देती है कि क्यों ना वे वहाँ काम करें ताकि रेस्टोरेंट की इनकम बढ़े और वे सब मिलकर तय करते हैं कि कोई सैलरी नहीं लेंगे। जैसे ही वे काम शुरू करते हैं ग्राहकों की संख्या अचानक बढ़ने लगती है यूरी की लोकप्रियता की वजह से। फिर भी यूरी हर ग्राहक को घूरता रहता है। तब जे उसे एक कोने में ले जाकर कहती है, थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। यूरी उसकी बात मानता है और जैसे ही वो मुस्कुराता है ग्राहक खुशी से चीयर करते हैं। लड़कियों की प्रतिक्रिया इतनी मजेदार और रिलेटेबल होती है कि सब हंसने लगते हैं। कैफिर को जलन होने लगती है। उसे लगता है
है कि यूरी सबका ध्यान और जे की अटेंशन चुरा रहा है। राइवलरी बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यूरी ग्राहकों के साथ सेल्फी लेने लगता है तो कैफिर इस मुकाबले को एक कदम और आगे ले जाता है। वो ग्राहकों को अपनी मसल्स छूने देता है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हर कोई पागल हो रहा है, सोच रहा है कि शिष्टाचार और तमीज आखिर गए कहां। जे वहां खड़ी मुस्कुराती रहती है, खुशी खुशी देखती है कि कैसे यूरी अपने मसल्स ग्राहकों को दिखा रहा है। रेस्टोरेंट की लड़कियां पागल हो रही हैं और यूरी के मसल्स को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। कैफिर यह सह नहीं पाता कि कोई उससे बेहतर लगे और यह मुकाबला देर रात तक चलता रहता है। अचानक कैफिर का हाथ गर्म खाने से जल जाता है। जे उसके पास ही खड़ी होती है। वह उसे आराम करने को कहती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। वह उसके हाथ का इलाज करती है और कैफिर एकदम पिघलने लगता है। उसका चेहरा तो जैसे दिल बन गया हो। कुछ पल बाद वह होश में आता है और उसे दोष देता है। कहता है कि यह सब नहीं होता अगर हम यहाँ नहीं आते। जे उसका धन्यवाद करती है, खासकर आज उसने साई की मदद की उसके लिए भी। वातावरण शांत हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ आ धमकती है अर्सकेला, वो बुली और उसका ग्रुप। उनके चेहरे पर शक भरी नजरें हैं और सभी आमने सामने खड़े हैं। हमें लगा अब कोई भिड़ंत होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि बुली बस बोली, आराम से रहो दोस्तों। फिर उसने हीरोज को खाने का ऑर्डर देने के लिए बुलाया। हमने नोट किया कि यूरी को वो लोग पसंद नहीं है। उससे पहले कि कुछ हो, यूरी अंदर भाग गया ताकि कोई परेशानी ना हो। कैफिर ने भी माहौल को शांत बनाए रखने की कोशिश की। बुली ने जे का मजाक उड़ाया, बोली, अगर तुम वेट्रेस बन गई हो तो यह तुम्हें सूट करता है। उसकी दोस्त ने कैफिर का मजाक उड़ाया, तुम तो अमीर घर से हो ना, ये क्या हालत बना रखी है, लग रहा है जैसे मुश्किल में हो। जे चुप नहीं रहती। वह उन्हें साफ कहती है कि उन्होंने मेहनत की है, बिगड़े हुए बच्चों की तरह नहीं जिम है। फिर उसने एम को बुलाया जिससे बुली चिढ़ जाए, दिखाने के लिए कि उसका दोस्त अब उनके साथ काम कर रहा है। वह एम और अलेक्स से ऑर्डर लेने को कहती है और धमकी देती है कि अगर वो 1 सेकंड और रुकी तो वह बुली के बाल पकड़कर घसीट लेगी। लेकिन कैफिर बीच में आता है और कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ही ऑर्डर लो। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचता है और जाहिर है हमारी लड़की थोड़ी घबरा जाती है। सोचती है, इतने मसल्स के बीच तो मैं बेहोश ही हो जाऊं। वो ऑर्डर लेना शुरू करते हैं और जब कैफिर की बारी आती है तो जे ऐसा बर्ताव करती है जैसे वह उसका कजिन हो। वह उसके हाथ को एक तरफ कर देती है जैसे उसने उसे पहचाना ही नहीं। कैफिर उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, कहता है, क्या लोगी मेरी जान, क्या चाहिए तुम्हें मेरी प्यारी। कैफिर शेर की तरह खड़ा रहता है, बेअसर। हीरोज बताते हैं कि खाना जल्द ही आ जाएगा। तभी केओ को किसी रोम नाम के शख्स से मैसेज आता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। इसी बीच कैफिर और एलेक्स किचन में जाते हैं। एलेक्स कहता है कि जे और कैफिर के बीच कुछ अजीब रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वह सुझाव देता है कि अगर उनकी योजना के दौरान जे को कुछ हो जाए तो कैफिर पर असर नहीं पड़ेगा। वह सुझाव देता है कि योजना से जे को हटा देना चाहिए और कैफिर इस पर सोचने लगता है। इसी दौरान जे केओ से मिलती है जो उसे डेट के लिए पूछता है। वह चौंक जाती है, लेकिन केओ कहता है कि कैफिर को कुछ नहीं पता और वो उसका जवाब इंतजार कर रहा है। तभी डेविड अंदर आता है और केओ पर चिल्लाता है, कहता है कि वह जे के साथ इतना ठंडा बर्ताव क्यों कर रहा है। लगता है कि दोनों के बीच पहले से तनाव है। जे माहौल को संभालने की कोशिश करती है। वह डेविड को साइड में ले जाकर बहाना बनाती है कि कुछ काम करना है। केओ उसे जाते हुए देखता है और कहता है, मैं अब भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल। जब वह और डेविड अंदर जाते हैं तो डेविड सबके सामने कह देता है, क्या तुम केओ के साथ बाहर जा रही हो। हर कोई चौंक जाता है, खासकर कैफिर जो पूछता है, क्या तुम्हें वो पसंद है। वह इनकार करती है और इससे पहले कि कोई उसे और घेर पाए वो वहाँ से भाग जाती है। कैफिर गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है केओ जे के लिए कुछ योजना बना रहा है जो उसे परेशान करता है। बाद में जे साई से पूछती है कि क्या डेविड और केओ के बीच कुछ दिक्कत है। वह कहता है कि उसे गॉसिप पसंद नहीं, लेकिन बताता है कि एक बार वे एक सुनसान फैक्ट्री में झगड़े थे। जब बाकी लोग पहुंचे तो देखा कि डेविड बुरी तरह घायल था और केओ के हाथ में लोहे की पाइप थी। किसी को नहीं पता चला कि डेविड को चोट कैसे लगी। उस समय डेविड डिपार्टमेंट हेड था और उसका उसूल था, परेशानी से दूर रहो, क्योंकि उसने उस घटना में कुछ नहीं किया। अधिकतर छात्रों को लगा कि वह कैफिर है। जब कैफिर लीडर बना तो सभी खुश थे। उन्हें पता था कि वह बहादुर है और कुछ भी नजरअंदाज नहीं करेगा। उस रात यूरी उसे घर छोड़ने आया क्योंकि वह चिंतित था कि काफी देर हो चुकी थी। उसने कहा, तुम इतनी तनाव में क्यों दिख रही हो, थोड़ा रिलैक्स करो, मुझे तुम्हारी रक्षा करने का मन हो रहा है। यह साफ था कि यूरी को जे के साथ बिताया गया हर पल पसंद था और जाते जाते उसने याद दिलाया कि उनके प्लान्स को मत भूलना। फिर वह अपनी कार में बैठ गया। जे से उसने मजाक में कहा, यह कार एक दिन तुम्हारी होगी, और चला गया। अचानक केओ सामने आ गया जिससे जे डर गई। उसे लगा कोई भूत है। केओ ने बताया कि वह उसका नंबर लेना चाहता था, लेकिन आयरिस ने देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह एक इज्जतदार आदमी है और सब कुछ
कुछ सही तरीके से करना चाहता है, यहाँ तक कि वह उसे प्रपोज करना चाहता है। जे इस अचानक बढ़े रिश्ते से घबरा गई। फिर आयरिस बीच में आया और बोला, कोई सगाई नहीं होगी। केओ ने समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन आयरिस ने कहा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने ऐलान किया कि जे को किसी से डेट करने या बाहर जाने की इजाजत नहीं है और उसने केओ को वहां से भगा दिया। उसने जे को कहा, खुद की इज्जत करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब भी हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ दूसरों के साथ घूम रही हो। अगले दिन जे बहुत चिंता में घर से निकली, देख रही थी कहीं केओ पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन तभी अचानक कैफिर सामने आ गया और मजाक में कहा, लगता है तुम किसी और की उम्मीद कर रही थी। वह बात बदलने लगी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैफिर ने बताया कि वह उसे ग्रुप मीटिंग में ले जाने आया है क्योंकि वह लेट हो गई थी। वह उसे अपनी बेहद लग्जरी कार में लेकर चला गया और जे उसकी कार से नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह खाने लगी और कैफिर को भी भूख लगी थी। उसने भी एक बाइट ली लेकिन गलती से जे की उंगली काट ली। जे चौंक गई और कैफिर हंसते हुए बोला, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हें पिक करने में बिजी था, अब बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। उसने फिर से पूछा, क्या तुम्हें केओ पसंद है? और जब जे ने फिर इनकार किया तो उसने चेतावनी दी, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें सूखा टांग दूंगा। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद भी जे अपनी उंगली को देखती रही, अब भी हैरान। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो पूरा ग्रुप वहां मौजूद था। ईमोन ने बताया कि उसके पापा पूरी तरह ठीक हो गए हैं और अब वे रेस्टोरेंट संभालेंगे। इसका मतलब था कि अब ईमोन स्कूल लौट सकता है और उसकी माँ, जो अब बदल चुकी हैं, उन्होंने छुट्टी लेकर उसके पापा की मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने पुराने कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया ताकि अब ग्रुप पढ़ाई पर ध्यान दे सके। हालांकि सबने मजाक किया कि हमने कभी पढ़ाई की ही कब थी। ईमोन ने सबको इनाम देने का फैसला किया। अब वे स्कूल में खाना बना सकते हैं ताकि जो फूड उन्होंने मिस किया उसकी भरपाई हो सके। उसने जे से मदद मांगी क्योंकि वह हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहती थी और जे मान गई। इसके बाद सबने काम शुरू कर दिया क्योंकि कस्टमर आने ही वाले थे, सिवाय जे के, जिसने कहा, मुझे भूख लगी है, पहले नाश्ता कर लूं। नरम दिल कैफिर ने कहा, मेनू ले आओ, जो चाहो ऑर्डर कर सकती है, लेकिन पैसे ये खुद देगी। जे ने मन ही मन गाली दी, हरेमी, मुझे लगा तुम पैसे दोगे। कैफिर फिर हंस पड़ा और बोला, मजाक कर रहा था, मैं ही ट्रीट करूंगा, जिससे जे खुश हो गई। उधर यूरी एक कोने में खड़ा उदास हो रहा था, सोच रहा था कि जे अब उससे दूर होती जा रही है। अगले दिन जे नाश्ता कर रही थी जब सर्विस स्टाफ ने आकर बताया कि बाहर कोई सहयोगी उसका इंतजार कर रहा है और अगर उसने देर की तो वह उसे सूखा टांग देगा। जे ने सोचा, जरूर वो कैफिर मूर्ख होगा और गुस्से में लड़ाई के मूड में बाहर निकली। लेकिन बाहर 4 हैंडसम लड़के खड़े थे। अब ये वो लड़के हैं जिनकी ओर 2 बार देखने का मन करे। उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना है स्कूल के लिए सामान खरीदने। जे ने कहा, रुको, मैं कपड़े बदल लूं। लेकिन उनमें से एक ने कहा, तुम वैसे ही बहुत अच्छी लग रही हो। जे ने उसे गाली दी, लेकिन कैफिर बोला, ये सही कह रहा है, तुम बहुत खूबसूरत हो। और हमारी लड़की थोड़ी पिघल गई। वे कार में बैठ गए और यूरी उन्हें देखता रहा, इतनी जलन के साथ कि वह किसी को जलाकर राख कर दे। वे दुकान पहुंचे और इतना सामान खरीदा कि किसी पूरे कबीले का पेट भर जाए। जे भारी बैग्स उठाते हुए चिढ़ गई, क्या किसी में जरा सी इंसानियत नहीं बची जो मेरी मदद करे? यूरी बैग्स उठाने ही वाला था लेकिन कैफिर पहले ही उठा चुका था। यूरी दुखी हो गया और बाकी बैग्स के लिए मदद ऑफर की, लेकिन जे ने मना कर दिया, बोली, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। अगले दिन स्कूल में जे थकी हुई थी और सोना चाहती थी। तभी अचानक यूरी पीछे से आकर उसे डरा देता है। जे उसके इस अचानक से सामने आने पर चौंक जाती है और देखती है कि उसने अब चश्मा हटाकर कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए हैं। वो उसे देखकर कहती है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और मन में सोचती है, मेरा लड़का तो चश्मे के साथ भी अच्छा लगता है और बिना चश्मे के भी। उसी वक्त कैफिर को जलन होने लगती है। जब वो क्लास में पहुंचते हैं तो जे देखती है कि साई सो रहा है। वह उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन अमन कहता है, छोड़ो, वो तो पत्थर है, उठने वाला नहीं। इसके बाद वे रसोई की सफाई करने लगते हैं ताकि सामान स्टोर किया जा सके। तभी जे को एक बॉक्स दिखता है जिस पर केला लिखा होता है। वह पूछती है, क्या हुआ था? उसे बताया जाता है कि केला एक अच्छी लड़की थी लेकिन जब गुस्सा आती थी तो बिल्कुल शैतान बन जाती थी। एक बार उसने एक लड़की के बाल खींचकर उसे चोट पहुंचाई थी। स्कूल उसे निकालना चाहता था लेकिन बाद में उसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। जे हैरान होकर पूछती है, इतना सब कुछ होने के बाद वो वापस कैसे आई? कैफिर बीच में आकर कहता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। वह धीरे से फुसफुसाता है, ज्यादा जिज्ञासा बुरी होती है, समझी मेरी बिल्ली, और चला जाता है। जे थोड़ी डर जाती है लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसी सुबह कैफिर ने उसका हाथ पकड़ा था और वो सब कुछ भूल जाती है। जे काम पर लग जाती है। कूड़ा फेंकने जाती है तो देखती है कि एक लड़का अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। वह उस जगह जाती है जहाँ वो खड़ा था और कुछ अजीब सा पाती है। हालांकि ठीक से समझ नहीं आता कि वो क्या था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती है लेकिन सब लोग लंच कर रहे थे इसलिए वह कुछ पूछ नहीं पाती। यूरी को लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? कैफिर, जो सब पर नजर रखे हुए था, उसे कुछ शक होता है। तभी डेविड घायल अवस्था में आता है और सारे लड़के उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। लड़कियों से कहते हैं कि दूर रहें। बेशक जे और एम छिपकर सब कुछ सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। अब जे को शक होने लगता है कि कुछ तो गलत है, लड़के कुछ छिपा रहे हैं। जब उन्होंने उसे देखा तो सब इधर उधर हो गए। उसे लगने लगता है कि कोई उसे कुछ नहीं बताने वाला। उसने मौका देख जब सबका ध्यान कैफिर पर था और डेविड से चुपचाप जाकर बोली, कम से कम तुम तो मेरे क्लोज फ्रेंड हो।
बताओ क्या हुआ। डेविड बताता है कि केओ ने सबके सामने घोषणा कर दी थी कि वह उसे प्रपोज करेगा और ये बात डेविड बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हो गई। जे ने कहा कि वह उनके बीच की बात सुलझा देगी, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। कैफिर ने तब आदेश दिया, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, ये सब और बिगाड़ देगी। साई को जिम्मेदारी दी गई कि वो उसे ले जाए। उसने कहा, चलो तुम्हारे लिए बर्तन धोने पड़े हैं। दोनों मिलकर बर्तन धोने लगते हैं। जे ने फिर पूछा, अब तो बता दो ना क्या चल रहा है। साई बोला, तुम जानती हो मैं गॉसिप में नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर बाद मान गया और बोला, लड़के डेविड के लिए इंसाफ लेने की कोई योजना बना रहे हैं, प्लीज मुझ पर और दबाव मत डालो, और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद कैफिर अंदर आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस। जे ने भी पलटकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैफिर ने बताया, ये लड़कों का बाथरूम है और मुझे पूरा हक है यहाँ रहने का। जे बोली, मेरी क्या गलती है, लड़कियों का बाथरूम तो बंद है। कैफिर ने फिर से वही पुराना सवाल पूछा, क्या तुम्हें केओ पसंद है। जब जे ने फिर से मना किया तो उसने उसका कपड़ा पकड़ लिया, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरे सामने कहो ना। जे ने कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, और पूछा, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। कैफिर शर्मिंदा हो गया, कोई जवाब नहीं दे पाया, उल्टा उस पर इल्जाम डाल दिया। तुम्हें ही मुझसे फर्क पड़ता है। जे ने समझाया, मैं सिर्फ तुम सबके बीच की परेशानी हल करना चाहती हूँ। उसी दिन बाद में पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ और जे को चेतावनी दी, हमें फॉलो मत करना। लेकिन जे की जिज्ञासा फिर हावी हो गई। उसने आन को चकमा दिया और चुपके से उनका पीछा करने लगी। वे एक सुनसान इमारत में घुसे। जे भी चुपके से अंदर चली गई और लकड़ियों के पीछे छिप गई। तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह पकड़ लिया और हमारे लड़कों ने आवाज लगाई, केओ आ जाओ। केओ अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां आया। सच कहें तो उसके मसल्स देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाए। डेविड और केओ के बीच लड़ाई होने ही वाली थी, ताकि सब कुछ साफ हो जाए। डेविड ने अपनी जैकेट उतारी, अपने मसल्स दिखाए, लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन तभी ऊपर से किसी ने चिल्लाकर कहा, कैफिर तुम्हें पता है ये सब किसका काम है। सब रुक गए और देखा कि वो रेम था, वही गैंग लीडर जिससे पहले टकराव हुआ था। रेम ने बताया कि वह इस लड़ाई को देखने आया है। जब किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की, उसने कहा, शांत हो जाओ दोस्तों, मेरे पास एक सरप्राइज है। उसने जे को सामने लाया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल। लड़कों ने उसे चेतावनी दी, उसे छोड़ दो, लेकिन रेम ने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जे ने उसे सिर से मारा और ऊपर से कूदकर भाग गई। सारे लड़के उसके पीछे दौड़ पड़े और आगे क्या होता है ये तो अगली कड़ी में पता चलेगा। लड़कों ने उसे चेतावनी दी कि लड़की को जाने दो, लेकिन रेम ने साफ कह दिया कि उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। तभी जे ने रेम को सिर से मारा और वहां से भाग निकली, ऊंचाई से छलांग लगाते हुए। सारे लड़के उसके पीछे भागे। ये तब हुआ जब वो के गैंग से लड़ रही थी, क्योंकि वो उन्हें चुनौती दे रही थी। हालांकि जे ने जवाबी हमला किया और उन पर टूट पड़ी। उसकी यह हरकत उन्हें चौंका देती है। उसी वक्त उसे पिछली घटनाएं याद आती हैं और वह सोचती है कि शायद उसके साथ कुछ हुआ था, क्योंकि उसे बेहोश होने का भी याद नहीं। तीनों लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो, क्योंकि वो लोग उसे पकड़ भी नहीं पाए थे और वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकती थी। कैफ फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और समय बीतते ही वह तुरंत जाकर देखता है कि जे ठीक है या नहीं। वे नहीं चाहते कि वह दोबारा ऐसा खतरनाक कदम उठाए, क्योंकि वे सच में उसके लिए डरे हुए थे। इस बीच साई जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे लगा कि जे उड़ रही थी। जे उससे माफी मांगती है और फिर वे सब दूसरे गैंग की जगह से भागने की कोशिश करते हैं। सब लोग जे को कमजोर समझते हैं, इसलिए उसे ही निशाना बनाते हैं, खासकर क्योंकि वे पहले भी उससे लड़ चुके हैं। वो उन्हें इस स्थिति में घसीटने का दोष देती है और तय करती है कि उसे अकेले में बात करेगी। कोई इससे खुश होता है और बाकी सब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कैफिर नहीं चाहता कि वो अकेली रहे, लेकिन फिर भी वह दूर से उन पर नजर रखता है। केओ उसके पास बैठता है और कहता है कि डेविड की बातों पर ध्यान न दे। जे साफ कह देती है कि फिलहाल उसे किसी भी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है और ये बात केओ से जुड़ी नहीं है, बस वो इस समय किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती। केओ उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे दुख होता है, इसलिए वह उदास होकर वहां से चला जाता है। उधर डेविड जिद करता है कि वह जे को घर तक छोड़कर आएगा ताकि वह सुरक्षित रहे। कैफिर अब भी नाराज है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चलता है। जे समझ जाती है कि वह कुछ कहना चाहता है तो वह उससे माफी मांगती है। हालांकि कैफिर सिर्फ उसकी भलाई की परवाह करता है और नहीं चाहता कि उसे कोई चोट पहुंचे। जे हर चीज को समझना चाहती है, खासकर ये कि केओ जानलेवा लड़ाई में क्यों शामिल था। पता चलता है कि केओ पहले उस गैंग का लीडर था, लेकिन किसी ने उसे चुनौती दी और हरा दिया। तब से वह सतर्क हो गया है और अब वह पाइप लेकर लड़ता है ताकि अपनी ताकत साबित कर सके। लोग न तो केओ पर भरोसा करते हैं, न ही उसके साथियों पर। जे खुश है कि लोग उसकी चिंता करते हैं और उसे बचाना चाहते हैं, खासकर अगर केओ दोबारा सामने आए। वह सोचती है कि क्या वह कभी किसी रिश्ते के लिए तैयार हो पाएगी अगर कोई उसके साथ रहना चाहे। उसे शक है कि कैफिर उससे प्यार करता है, लेकिन वह खुद से इस बात को इनकार करती है और शांति पाने के लिए वहां से चली जाती है। बाद में जब वह देर रात घर लौटती है तो सब लोग उसके लिए चिंतित होते हैं। वह बताती है कि उसका सिर लग गया था। एंजेलो बताता है कि वह पहले ही काम के सिलसिले में बाहर निकल गया था। वह यह भी बताता है कि उसे अब रात आयरिस के साथ एक ही कमरे में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कमरा नहीं है।
इसलिए उन्हें अब अच्छे से रहना होगा। तभी फोन की घंटी बजती है और आयरिस सब कुछ समझाता है कि उनके बीच क्या हुआ था और उसे अब इस मामले को कैसे संभालना चाहिए। जब जे एक प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका है और शायद कैफिर उसका पिता है। उसे याद आता है जब उसने पहली बार इसे देखा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये टेस्ट डेंजल की गर्लफ्रेंड का है जो सच में प्रेग्नेंट है। एंजेलो आयरिस से इस बारे में सवाल करता है जिससे वह चौंक जाता है। सबको लगता है कि जे प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप कैफिर है। इससे तनाव पैदा होता है, खासकर आयरिस और जे के बीच, क्योंकि जे बार बार उसे मुश्किल में डाल देती है। एंजेलो नहीं चाहता कि ये बात उनके परिवार की इज्जत पर असर डाले, इसलिए वे सब कुछ साफ करने की कोशिश करते हैं। कैफिर को बुलाया जाता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं ये जानने के लिए कि क्या जे सच में प्रेग्नेंट है। जे को लगता है कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। बाद में वह कैफिर के पापा से बात करती है जो खुद भी नाराज है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि जे प्रेग्नेंट नहीं है। टेस्ट का नतीजा नेगेटिव आता है। सब लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन इस गलतफहमी की वजह से शर्मिंदा भी होते हैं। कैफिर इस स्थिति पर हंसना बंद नहीं करता। जे वहां से चली जाती है और कैफिर उसके पीछे आता है। यूरी कैफिर की ओर से माफी मांगता है, लेकिन जे माफ नहीं करती। वह थक चुकी है इन सब परेशानियों से जो वो उसके लिए लाता है। कैफिर सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है जे उसे मुक्का मार देती है, क्योंकि वह अब भी उस पर गुस्से में है। अगले दिन सबको पता चलता है कि जे ने कैफिर को मारा और उसके चेहरे पर निशान भी है। उधर जे एलेक्स को एम के लिए अच्छा बनने की सलाह देती है। बाकी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। जब कैफिर आखिर में जे से बात करता है तो वह कहता है कि ये सब सिर्फ मजाक था। जे को एहसास होता है कि सारी परेशानियों की जड़ वही है और दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है। कई झगड़ों के बाद भी जे आखिर में कैफिर के पास बैठ जाती है और सोचती है कि क्या वो कभी सही मायनों में माफी मांगेगा। अब भी वे एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और बन नहीं पाते। फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं और मिलकर सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेया का ग्रुप बोलता है जो बहुत अच्छे से संगठित है। हर सेक्शन अपनी ताकत गिनाने लगता है, लेकिन सच में उनके पास कुछ भी खास नहीं होता। वे अपने अगले कदम की योजना बनाने लगते हैं और आइडिया देते हैं जिसे देखकर जे हैरान हो जाती है। जब उनके अपने सेक्शन की बारी आती है तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की। तो वे कामों को बांटने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में तय होता है कि वे मास्क इकट्ठा करेंगे और इलाके की सुरक्षा करेंगे। तभी उनकी टीचर घोषणा करती हैं कि प्रतियोगिता में बदलाव हुआ है। लड़कियां लड़कों जैसे और लड़के लड़कियों जैसे कपड़े पहनेंगे और हर सेक्शन में सबसे आकर्षक व्यक्ति को चुना जाएगा। इसी वजह से फ्रेया सेक्शन ई को अपने साथ प्रतियोगिता में शामिल कर लेती है। हालांकि वह जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। समय बीतता है और खाने को लेकर ईमोन के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। जे सब कुछ संभालने आगे आती है, जबकि कैफिर हमेशा की तरह उसके पास बैठा रहता है, जैसे उसे फिर से करीब आने की कोशिश हो। इस बीच जे डेंजल को अकेले बैठे हुए देखती है जो उदास लग रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वह उसके पास जाती है और नोटिस करती है कि वह पहले की तरह ठीक से खाना भी नहीं खा रहा। वह उसे खाने के लिए कहती है, मानकर कि वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन डेंजल मजाक करता है कि वही प्रेग्नेंट है। जे थोड़ी भोली होती है, इसलिए एक पल को मान भी लेती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि वह मजाक कर रहा है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वह उसका खाना उठाकर चली जाती है और डेंजल चुपचाप खाना शुरू कर देता है। उसी समय सेकंड सेक्शन की एक और लड़की जो डेंजल को डेट कर रही है उससे मिन्नतें करती है कि वह उनके बच्चे को अपनाए, लेकिन डेंजल उसे लगातार नकारता रहता है। तभी जे वहां पहुंचती है और उस पर चिल्लाने लगती है, जिससे डेंजल को बीच में आकर उसे रोकना पड़ता है। जे को लगता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को उससे ज्यादा अहमियत देता है और उसी के कारण बच्चे को नकार रहा है। वह उसे मजबूर करती है कि वह लड़की से ठीक से बात करे और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती है। बाद में जे डेंजल को समझाने की कोशिश करती है कि वह बच्चे को स्वीकार करे, लेकिन लड़की रोती रहती है। जे उसे सांत्वना देने लगती है और समझ जाती है कि वह लड़की एक अनाथ है और उसका कोई परिवार नहीं है। डेंजल इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जे उसे जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा मामला बहुत भारी हो जाता है। क्लास में बाद में भी डेंजल लड़की को नजरअंदाज करता है और जे सोचती है कि उससे कैसे बात की जाए। वह सोचती है कि क्या एंजेलो से मदद मांगी जाए, लेकिन उसे उसमें शामिल करना मुश्किल होगा। फिर वह यूरी के बारे में सोचती है, लेकिन तय नहीं कर पाती कि वह मदद करेगा या नहीं। फिर उसे डेविड का ख्याल आता है, शायद वही डेंजल से बात कर पाए। जे तुरंत डेविड को ढूंढती है और दोनों साथ में खाना खाने का प्लान बनाते हैं। डेविड मजाक में कहता है कि चलो डेट पर चलते हैं और तभी साई यह सुन लेता है और सबको बता देता है। पहले तो कोई इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे सब मान लेते हैं कि यह सच है। खासकर कैफिर को इस बात से काफी तकलीफ होती है। थोड़ा समय बीतता है और जे, डेविड और साई तीनों एक साथ एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वे खूब मस्ती करते हैं, झूलों पर चिल्लाते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन साई को मोशन सिकनेस हो जाती है और जे से उसकी बहस हो जाती है। फिर वे पार्क में एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। साई दोबारा झूले पर जाना चाहता है, लेकिन सब मिलकर खाना खाने का फैसला करते हैं। डेविड और जे एक साथ बैठते हैं, जो जे को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह असल में उससे गंभीर बात करना चाहती थी, खासकर ये पता लगाने के लिए कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। जे नहीं चाहती कि कोई और इस बारे में जाने, लेकिन उसे शक है कि डेंजल ने कुछ ऐसा सुना था जिससे वह क्रिस को नकार रहा है। जे
समझ जाती है कि डेंजेल ये कदम लेने से डर रहा है, जबकि क्लास के बाकी सभी लोग छिपकर पूरी स्थिति देख रहे हैं। डेविड जे को बताता है कि सभी क्लासमेट्स उन्हें छिपकर देख रहे हैं। वह जे से कहता है कि अपनी आंखें बंद करे, और जैसे ही वह करती है सारे छिपे हुए छात्र सामने आ जाते हैं। डेविड मौके का फायदा उठाकर जे को छूता है, और जैसे ही वह उसे किस करने ही वाला होता है, सब लोग दौड़कर उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। इससे बहुत ड्रामा होता है। साई और बाकी सब भी आकर डेविड को डांटते हैं। फ्रेया तो बहुत गुस्से में होती है और मानती है कि डेविड को ऐसा करने का कोई हक नहीं था। उसके रिएक्शन से सबको लगता है कि वह इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, खासकर जब कैफिर पहले से ही जे के करीब होता जा रहा था। बाद में वे सब एक हॉन्टेड हाउस में जाने का फैसला करते हैं। जे बहुत डरती है और अंदर जाने से मना करती है, लेकिन सब उसे यादगार तस्वीरें खिंचवाने के लिए मनाते हैं। अंदर जाकर जे और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वह साई के साथ फंस जाती है। सब डरे हुए हैं, क्योंकि वे हॉन्टेड हाउस के आदी नहीं हैं। एक एक करके सभी डरावने पलों से गुजरते हैं। जे बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए साई का हाथ पकड़ती है, जो खुद ही बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां सब अचानक डर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी एक दोस्त गायब हो गई है। वह अकेले भाग गई और अब हॉन्टेड हाउस में कहीं खो गई है। जे को एक पिशाच दिखता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह नजारा उसे पुरानी यादें दिला देता है और वह और ज्यादा भावुक हो जाती है। कैफिर तुरंत उसे संभालने आता है, क्योंकि जे को पैनिक अटैक हो जाता है। वह शुरू से ही अंदर नहीं आना चाहती थी और अब बहुत डर गई है। कैफिर उसके पास रहता है और उसे जितना हो सके शांत करने की कोशिश करता है, और अंत में उसे भरोसा देता है कि वह उसके साथ है। दोनों मिलकर हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी जे फिर से अकेले भाग जाती है और वह और कैफिर एक दूसरे को पुकारते हैं। जे खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह जगह अब भी डरावनी लगती है। तभी कैफिर उसे ढूंढ लेता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। जे भी उसे गले लगाती है और उस पल में साफ हो जाता है कि कैफिर उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्त आ जाते हैं, वे दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। जब वे सब साथ वापस आते हैं तो सभी उन्हें छेड़ने लगते हैं कि जरूर उनके बीच कुछ हुआ है। लेकिन जे फिर से झूलों पर जाने के लिए उतावली होती है। पहले तो कैफिर मना करता है, लेकिन जब वह उसकी खुशी देखता है तो मान जाता है। वह फैसला करता है कि वह उस पल को ग्रुप के साथ एंजॉय करेगा। लेकिन यूरी यह सब देखते हुए चिढ़ जाता है, क्योंकि वह जे से प्यार करता है। जब वे झूले की लाइन में इंतजार कर रहे होते हैं, जे नोटिस करती है कि यूरी को पास के कुछ लोग जानते हैं और वे उससे बहुत प्रभावित हैं। यूरी चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच नया ग्रुप बाकी लोगों को मनाकर आगे लाइन में घुस जाता है, जिससे जे बहुत प्रभावित होती है। उसे लगता है कि वे थोड़े पागल हैं, लेकिन मना लेने में माहिर भी हैं। कैफिर केवल एक प्यारी सी मुस्कान से अपनी बात मनवा लेता है, जिससे साबित होता है कि वह परिस्थितियों को आसानी से अपने फेवर में मोड़ सकता है। आखिरकार वे लोग झूले पर चढ़ते हैं और कैफिर जिद करता है कि वह जे के बगल में बैठेगा। इससे बाकी लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास बैठने की जगह नहीं बचती। चारों एक साथ सवारी करते हैं और जे को शक होता है कि शायद यूरी किसी लड़की को प्रपोज करने आया है, लेकिन यूरी इसे मजाक में टाल देता है। वे लोग साथ में फोटो खींचते हैं, लेकिन यूरी धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता जाता है, क्योंकि कैफिर जे के बहुत पास बैठा है। अचानक फेरिस व्हील ऊंचाई पर रुक जाता है, क्योंकि उसमें खराबी आ जाती है। जे घबरा जाती है और तुरंत कैफिर से चिपक जाती है, उससे कुछ करने की गुहार लगाती है। वे कुछ देर तक वहीं फंसे रहते हैं, जब तक कि तकनीकी समस्या ठीक नहीं हो जाती। इसी बीच आयरिस जे को कॉल करता है, क्योंकि वह बहुत देर कर रही होती है, और वह एंजेलो से कहता है कि जाकर उसकी खबर ले। लेकिन इससे पहले कि जे जवाब दे सके, कैफिर उसका फोन छीन लेता है, जिससे आयरिस और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वह पहले से ही कैफिर को पसंद नहीं करता था और अब हालात और बिगड़ जाते हैं। आखिर में वह खुद जे को लेने आता है, जबकि यूरी अब भी नाराज रहता है। उधर बाकी छात्र शहर में खेलों और मस्ती में लगे होते हैं और समय बहुत अच्छा बीतता है। जे और उसका ग्रुप अब भी साथ में घूम रहा होता है, जब अचानक आतिशबाजी शुरू होती है। जे पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। उस पल वह किसी बच्चे जैसी लगती है और कैफिर उसकी नजरों से हट नहीं पाता। वह बार बार हिलती है ताकि आतिशबाजी अच्छे से देख सके और फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फोन अब भी कैफिर के पास है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और इसी बहस के दौरान वह अचानक उसके सीने से जा लगती है। कुछ देर बाद आयरिस आता है और साफ साफ चिढ़ा हुआ दिखता है कि जे कैफिर के इतने करीब क्यों हो रही है। उनके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि वह सेक्शन ई के किसी भी लड़के से न जुड़े, खासकर कैफिर से। यह सब सुनकर जे अपने और कैफिर के बीच बीते हर पल को याद करती है, कैसे उसने हमेशा उसकी मदद की और साथ दिया। लेकिन फिर भी वह अपने जज्बात को नकारती है और वहां से चली जाती है। बाद में वह अनजाने में डेंजल के घर पहुंच जाती है और वहां का माहौल देखकर हैरान हो जाती है। डेंजल के पापा उसे देखते ही डेंजल को बुला लेते हैं। कैफिर भी वहां आता है और जे को देखकर चौंक जाता है, लेकिन समझ जाता है कि वह कुछ बात करना चाहती है। वातावरण अचानक गंभीर हो जाता है जब डेंजल अपने कठिन और गरीब जीवन के बारे में सच बता देता है। वह बताता है कि वे लोग घर से ही काम करते हैं और यह उसका बहाना रहा है अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस से दूरी बनाए रखने का। हालांकि वह और ग्रेस एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह कभी भी पूरी तरह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे हमेशा अपराध बोध रहता है, क्योंकि ग्रेस उसे महंगे तोहफे देती है। वह शुरू से इस रिश्ते को गुप्त रखना चाहता था, लेकिन गर्भवती होने के बाद वो फंस गया और अब न तो
जिम्मेदारी ले पा रहा है और न ही उसे खोना चाहता है। वह कबूल करता है कि वह ग्रेस से बहुत प्यार करता है, लेकिन परिणामों से डरता है। तभी ग्रेस वहां पहुंचती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जे उसे रोता हुआ देखती है और उसके दर्द को समझ जाती है। ग्रेस को यह महसूस हो चुका होता है कि जिस इंसान से वह प्यार करती है उसी ने उसे सबसे ज्यादा चोट दी है। भावनाओं में डूबी ग्रेस वहां से भागती है और जाकर कैफिर से टकरा जाती है। कैफिर उसके पीछे भागता है और जे भी उनका पीछा करती है। जब वह कैफिर को देखती है तो कुछ देर तक उसे घूरती रहती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। डेंजल की गर्लफ्रेंड एक इमारत की छत पर खड़ी होती है, छलांग लगाने के लिए तैयार। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, खासकर जे, जो उससे मिन्नतें करती है कि वह ऐसा न करे। कैफिर उसकी झिझक देखता है और सभी से कहता है कि उसे खुद तय करने दो, जिससे जे चौंक जाती है। आखिर में कैफिर सही साबित होता है। डेंजल की गर्लफ्रेंड रुक जाती है और सीधे डेंजल की बाहों में गिर जाती है, जहां डेंजल उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वह अब कभी उसे नहीं छोड़ेगा। यह पल इतना भावुक होता है कि देखने वाले भी अपनी तन्हाई महसूस करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में यूरी नोटिस करता है कि जे परेशान है। दूसरी ओर फेलिक्स इस बात से नाराज है कि उसका भाई जे की वजह से बड़ी मुसीबत में पड़ गया और अब कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। बाद में जे उसे बास्केटबॉल खेलते देखती है उसके सीक्रेट स्पॉट पर और उसे चीयर करती है, लेकिन फेलिक्स गुस्से में भड़क उठता है क्योंकि वह चाहता है कि कोई उसकी जिंदगी में दखल न दे। बाद में वह माफी मांगता है और मानता है कि वह बस परेशान है। जे उसे स्कूल फेस्टिवल की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसका जे से झगड़ा है। जे और फेलिक्स के बीच बढ़ते तनाव को देखकर ग्रुप चिंतित हो जाता है, खासकर यूरी, जो जे और फेलिक्स की नजदीकी से जलने लगता है। बाद में जे एक मैकेनिक की दुकान पर साई और उसके दोस्त से मिलती है, जहां वे मजाक करते हैं कि जे और साई को फेस्टिवल की कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। लेकिन उनकी मस्ती तब रुक जाती है जब एक गैंग अचानक जे का अपहरण कर लेती है और खुलासा होता है कि रेम इसके पीछे है। रेम एक वीडियो भेजता है जिसमें वह पूरे ग्रुप को चिढ़ाता है और कहता है कि केवल 4 लोग ही उसे बचाने आ सकते हैं। यूरी गुस्से में आकर एक कुर्सी तोड़ देता है, जबकि कैफिर उसे शांत रहने को कहता है और ताकत बचाने को कहता है। अब कैफिर, साई, डेविड और यूरी मिलकर उस ठिकाने की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में यूरी कैफिर से पूछता है कि क्या वह जे से प्यार करता है। कैफिर इनकार करता है कि उसे जे से कोई लगाव है, लेकिन साफ नजर आता है कि वह झूठ बोल रहा है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेम ने जे को बंधक बना रखा है। एक जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों तरफ से और लड़के शामिल हो जाते हैं। कैफिर लड़ते झगड़ते हुए जे तक पहुंचता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। रेम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बहुत कमजोर है, जिससे जे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैफिर जे को दिलासा देता है, लेकिन रेम उन्हें लगातार ताने देता रहता है। ये देखकर जे को गुस्सा आ जाता है। वह खुद को आजाद कर लेती है और रेम के सिर पर जोरदार वार करती है। रेम जवाबी हमला करता है और उसे थप्पड़ मारता है। इसी पल जे के अंदर कुछ टूट जाता है। वह रेम को पूरी ताकत से पछाड़ देती है और उसे बेरहमी से पीटती है। जब रेम बेहोश होकर गिर जाता है तो कैफिर तुरंत जे को अपनी बाहों में भर लेता है, उसे चुप कराता है, उसके आंसू पोंछता है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है। फिर हंसते हुए कहता है, मैं बहुत जल्दी जलता हूँ। बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं और यूरी का चेहरा काला पड़ जाता है जब वह दोनों को साथ देखता है। वे जल्दी से जे को अस्पताल ले जाते हैं और कैफिर वहीं उसके पास बैठा रहता है, उसके होश में आने का इंतजार करता है। उधर जे के ताकतवर अंकल अस्पताल आते हैं और कैफिर को एक प्राइवेट बातचीत के लिए अलग ले जाते हैं। वहीं आयरिस जे के पास बैठा रहता है, उम्मीद करता है कि वह जल्दी होश में आए। जैसे ही वह उसके माथे को छूता है, जे हिलती है और आंखें खोल देती है। लेकिन जैसे ही जे होश में आती है, उसका पहला सवाल होता है, कैफिर कहाँ है? कैफिर अंदर आता है, लेकिन उसी पल जे का भाई उसे एक और बातचीत के लिए बाहर ले जाता है। अंदर सारे लड़के जे के पास इकट्ठा हो जाते हैं, राहत की सांस लेते हैं। साई हमेशा की तरह नाटकीय अंदाज में रोता है और उससे चिपक जाता है। जे उसकी तरफ आंखें घुमाती है और कहती है, बस करो अब। इस बीच जे के अंकल आयरिस पर गुस्सा करता है, कहता है कि जब वह किडनैप हुई थी तब वह चुपचाप खड़ा था। वह यह भी कहता है कि असली हीरो तो कैफिर है, जो उसका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। जाने से पहले जे के अंकल आयरिस को चेतावनी देते हैं, उसका ध्यान रखना। फिर आयरिस हैरान रह जाता है जब वह जे की माँ, जो उसकी मौसी भी होती है, को वहाँ देखता है। वह उसे गले लगाती है, लेकिन कैफिर उसे झटक देता है और पूछता है, इतने सालों बाद अब क्यों आई हो? वह बताती है कि वह अपनी बेटी की खैरियत जानने आई है और अपनी अगली शादी की घोषणा करने भी। आयरिस व्यंग्य में कहता है, एक और? कितने और मर्दों से रिश्ता जोड़ोगी? वह पूछती है कि क्या उसने जे को उनके परिवार के रहस्य के बारे में बताया है। आयरिस का चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन वह कहता है, सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। यानी जो भी ये पारिवारिक रहस्य है वह बहुत बड़ा और गंभीर है। अगले दिन जे उदास मन से स्कूल पहुँचती है, लेकिन उसके शरारती दोस्तों का ग्रुप उसे चुपचाप बैठने नहीं देता। वे एक प्यारा सा डेजर्ट लाते हैं ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वह मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वह खाने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। यूरी, जो हमेशा मौके का फायदा उठाता है, कहता है, मैं मसाज कर देता हूँ, और उसके हाथों को पकड़ लेता है। जरूरत से ज्यादा देर तक वह मजाक करता है, तुम्हें पता है मेरे हाथ भी दुख रहे हैं, फिर भी हाथ छोड़ता नहीं। बात फेस्टिवल
फेस्टिवल की होती है। लड़के सुझाव देते हैं कि जे और साई कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में जोड़ी बनाएं। उसे पता चलता है कि इन लड़कों की पहले एक बैंड हुआ करता था, तो वह उन्हें सिंगिंग प्रतियोगिता में फिर से साथ आने का सुझाव देती है। तभी कैफिर अंदर आता है और जो वह देखता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। यूरी अब भी जे का हाथ थामे हुए है। कैफिर साफ नाराज हो